का जो नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपका 1988 यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस अधिनियम को पढ़ने के पूर्व भ्रष्टाचार के बारे में जो कुछ सामान्य बातें हैं उसको देखा जाता है और तब इस कानून की सामान्य बातें और तब कानून शुरू किया जाता है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आपका मानव मानव प्रकृति से ही, नेचर से ही लालची प्रकृति का होता है। यानी कि मानव का ये स्वभाव होता है, यह नेचर होता है कि वह लालची प्रकृति का होता है और चाहे जितना भी धन उसे या सुख सुविधा मिल जाए वह सामान्यतः संतुष्ट नहीं होता। यानी कि वह सामान्यतः उन सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसी दशा में आपका सुख सुविधाओं की प्राप्ति और धन लोलुपता की प्राप्ति ने आपका भ्रष्टाचार को शुद्ध रूप से जन्म दिया। यानी कि भ्रष्टाचार का जो अभी हम कारण और निवारण भी बताएंगे, लेकिन जो वस्तु या धन है, आपका कह सकते हैं ये वस्तु और धन की जो लालसा है ये विश्वव्यापी है और इस विश्वव्यापी लालसा ने ही भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को जन्म दिया। भ्रष्टाचार का अनुभव समाज का प्रत्येक व्यक्ति करता है। यानी कि करप्शन का अनुभव समाज का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग करता है, लेकिन इसके लिए एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपका बिजली विभाग वाले कहेंगे कि भ्रष्टाचार का कारण पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले कहेंगे कि भ्रष्टाचार का कारण आपका बिजली विभाग वाले हैं। आम जनता कहती है कि ये जो नेता हैं ये सबसे बड़े क्या हैं, भ्रष्ट हैं। और नेता कहेंगे कि ये जनता ही क्या है, भ्रष्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग भ्रष्ट होते हुए भी अपने को ईमानदार मानता है और भ्रष्टाचार के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहराता है। अब समस्या ये आई कि आपका कह सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या नियम था, आधुनिक काल में क्या नियम है। तो जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में ज़्यादातर लोग ईमानदार होते थे, कर्तव्य परायण होते थे, अतः करप्शन में कमी थी, अर्थात करप्शन कम था। लेकिन वर्तमान समय में चूँकि ज़्यादातर मनुष्य लालची भी हैं, आपका बेईमान भी हैं और अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से नहीं निभाते, इसलिए वर्तमान समय में आपका करप्शन या भ्रष्टाचार का जन्म तेजी से हो रहा है। अब हमें देखना है कि आखिर करप्शन किसे कहा जाएगा। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार हम कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने किया, तो इसकी एक अपनी परिभाषा दी जाए। भ्रष्टाचार को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी कि पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए
व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है, इसी को करप्शन या भ्रष्टाचार कहा जाता है। जैसे कि अगर आप थाने पर एफआईआर दर्ज कराने गए तो थाने के भारसाधक अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वह एफआईआर दर्ज करे, लेकिन अगर थानेदार ने ये कहा कि धन लाइए, हमें दीजिए ताकि हमें व्यक्तिगत लाभ हो, तब हम आपका एफआईआर दर्ज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डायरेक्ट रूप से थाने के भार साधक अधिकारी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया। या तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि सीधे धन या वस्तु तो न लेना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लेना। यानी कि आपका सीधे न लेना बल्कि कैसे लेना, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब ये हुआ कि थानेदार साहब कह सकते हैं कि मैं एफआईआर तभी दर्ज करूंगा जब हमारा ये काम कर देंगे इत्यादि, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। यानी कि आपका करप्शन जो है या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लाभ पाया जा सकता है। लाभ के रूप में धन भी पाया जा सकता है, वस्तु भी पाई जा सकती है, और इसमें जो लोग अधिकारी होता है अपने कर्तव्यों का वायलेशन करता है, किस कारण? व्यक्तिगत लाभ के लिए। अब ये है कि आपका अब हमें मुख्य रूप से देखना है कि आखिर भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं। यानी कि भ्रष्टाचार के कारणों को पहले देखना है, फिर करप्शन रोकने के लिए भारत में कौन कौन से कानून पारित किए गए हैं, और इतने कानून बनने के बाद भी करप्शन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है, और अंत में करप्शन रोकने के आपकी नज़र में क्या उपाय हैं? ये 3 पॉइंट चलने हैं। देखिए, जहाँ तक आपका करप्शन के कारणों की बात है, तमाम कारण भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से हम एक-एक कारणों को देखते हैं शॉर्टकट में, यहाँ डिटेल में नहीं। पहला है राजनैतिक तुष्टीकरण। यानी कि जो ये राजनैतिक तुष्टीकरण है, इस तुष्टीकरण की नीति के कारण भी भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। दूसरा है नैतिक मूल्यों में बदलाव, यानी कि मोरलिटी में बदलाव। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में लोग ईमानदार और कर्तव्य परायण थे, और वर्तमान समय में मोरालिटी में चेंजिंग आई है, और जो लोग हैं वह आपका बेईमान ज़्यादा हो गए हैं, और आपका कह सकते हैं कि अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने या उल्लंघन करने में जरा भी उनको हिचक नहीं है। तीसरा है स्वार्थवाद, यानी कि सेल्फिश होना। स्वार्थवाद का मतलब ये हुआ कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है वह उसका ये मानना है कि भ्रष्टाचार की वजह से वह धन और वस्तु पाएगा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उससे उसका कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश होना जिसे कहा जाता है। अगला है मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन। अर्थात प्राचीन काल में वस्तु और सोने और चांदी की ही कीमत होती थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मुद्रा अर्थव्यवस्था है, और मुद्रा से ही
तमाम चीज़ें क्रय विक्रय की जा सकती हैं। अतः व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे पास किसी भी तरीके से मुद्रा का भंडार हो जाए, और इस मुद्रा को भंडार को करने के लिए व्यक्ति अपने कर्तव्यों की वो अवहेलना करके और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करता है। अगला है विस्तृत शासन व्यवस्था। विस्तृत शासन व्यवस्था भी भ्रष्टाचार की जड़ है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं किसी को काम है तो एक विभाग में न जाकर से 4-5 विभागों में दौड़ना पड़ता है। और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये जो 4-5 विभाग हैं, ये भ्रष्टाचार के अड्डा बन जाते हैं। अगला है सरकार का सरकार की आर्थिक नीतियाँ। भ्रष्टाचार के लिए सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। अगला है सुख सुविधाओं की लालसा, यानी कि वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग आपका सुख सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं, जिसके लिए धन और वस्तु की आवश्यकता होती है, और ये धन प्राप्त करने के लिए लोग आपका अपने कर्तव्यों की अवहेलना से भी नहीं चूकते। लालसा। अंतिम, कानूनी दोष, यानी कि आखिर कानून में क्या दोष है, ये तो देखा जाएगा आगे भी। अंतिम हम रीजन बता रहे हैं। कानूनी दोष यानी कि आपका रिश्वत देना और लेना भ्रष्टाचार माना गया है। और ऐसी दशा में भारत में कानूनी दोष हैं, यानी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मुकदमे चलते हैं, उसमें मुख्य दोष ये हैं कि अगर किसी सरकार के कर्मचारी ने करप्शन किया है तो सीआरपीसी की धारा 197 आपका ये बताती है कि ऐसे करप्शन के विरुद्ध अपराध का संज्ञान, यानी कि ऐसे भ्रष्टाचार के अपराध का संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब सरकार इसके लिए पूर्व मंजूरी दे दे। एक तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपका है कि सरकार क्या दे दे, पूर्व मंजूरी दे दे। भारत में तमाम कानून बने हैं और कानूनी दोष हैं। अब ये है कि आपका फिर एक बार इस पर हम आगे चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में ये जानना है कि संविधान के निर्माण के समय आपका जब संविधान का निर्माण हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक कहावत कही थी कि हमारा संविधान विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, और विश्व के संविधानों की जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं लगभग इसमें समाहित हैं। लेकिन अगर इस संविधान को चलाने वाले ही बेईमान हो जाएं और अपने कर्तव्य को न निभाएं तो ये संविधान अच्छा होते हुए भी कोई काम नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास आँख ही नहीं है और सोने से जड़ा फ्रेम जड़ा चश्मा पहना दिया जाए तो क्या वह देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यानी कि इस संविधान के चलाने वाले यानी कि जनता को भी आपका ईमानदार होना चाहिए। और जनता आपका देखिए माने जनता भी जब तक कि जनता अपने कर्तव्यों को न निभाए तब तक भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा। अब कानूनी दोष तमाम प्रकार के हैं, एक दो और बता दें क्योंकि डिटेल में आगे हम बताएंगे। एक दो और हम कानूनी दोष बता देते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ाई वाली संस्थाएं भारत में हैं, उन संस्थाओं पर
सरकार की पकड़ है और सरकार उन संस्थाओं को आपका पिंजड़े का तोता बनाकर रख दी है और केवल ज़्यादातर मामलों में अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए ही उसका प्रयोग करती हैं। ये भी बात सही है, अपने विरोधियों को और वास्तविक मामले दब जाते हैं। आपका और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही इतना सुस्त न्यायिक कार्यवाही है कि लोग न्याय की आस में वर्षों लड़ते रहते हैं मुकदमा, डेट पर डेट, और न्याय नहीं मिलता। अतः भ्रष्टाचार के निवारण के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये उपाय अलग बताया जाए। यानी कि इस प्रकार आपका 7-8 रीजन बताया गया। अब भारत में कानून हमें देखना है और यहाँ से आपका भारत में कौन कौन कानून है जो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करते हैं या भ्रष्टाचार के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले हम आईपीसी देखेंगे। एरिया कवर कर लीजिएगा। आईपीसी की धारा 161 से लेकर आपका 165 ए तक हम देखेंगे। ये आईपीसी देखेंगे। आईपीसी के बाद आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 देखेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947। 1947 के बाद फिर नया कानून बना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये देखेंगे। आपका 47 के बाद फिर आपका जो भ्रष्टाचार के बारे में हमें पढ़ना है वह है आपका लोकपाल। लोकपाल या ओम्बडसमैन। फिर आपका लोकायुक्त भी पढ़ना है, यानी कि लोकायुक्त भी पढ़ना है, लोकपाल भी पढ़ना है। फिर आपका सीबीआई को पढ़ना है और फिर आपका सीवीसी। सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसी के साथ सीआरपीसी की एक धारा और अच्छे से पढ़ना रहता है और वह सेक्शन है सीआरपीसी की धारा 197। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार पर कंट्रोल और इसकी जांच के लिए क्या क्या व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं से पहले रूबरू होना है। देखिए ध्यान से, एक एक करके हम पहले आपका देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपका सबसे पहला जो कानून भारत में बनता है आपराधिक मामलों में, वह इंडियन पेनल कोड। इसके बारे में देखिए, जब लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का निर्माण कर रहा था, तो उसने ये कल्पना की थी कि भारत में आपका करप्शन अधिकारी करेंगे, सरकारी कर्मचारी करेंगे। अतः उसी समय लॉर्ड मैकाले ने करप्शन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया था। उसी समय किया था। और आईपीसी की धाराएं कहां से कहां तक थी, ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए 161 से लेकर 165 ए, ये याद रखना है। तत्पश्चात जब भारत
तत्पश्चात 1947 में आपका सर्वप्रथम पूछे तो सर्वप्रथम ये भी सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया। यानी कि 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के बनाने के बावजूद भी भारत में भ्रष्टाचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता रहा। तत्पश्चात 1988 ईस्वी में सतर्क रहना है, 1988 में सतर्क रहना है। आपका तत्पश्चात समय के साथ साथ 1988 ईस्वी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक नया कानून बनाया गया और मने बनाया गया और आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को रिपील किया गया, समाप्त किया गया भारत। और आपका आईपीसी की धारा 161 से लेकर 165 ए तक को भी रिपील कर दिया गया। यानी कि अब न तो आईपीसी में भ्रष्टाचार के ये मामले रहे, न पुराना कानून रहा, बल्कि वर्तमान समय में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के लिए कौन सा कानून है जो भ्रष्टाचारियों के लिए दंड का प्रावधान करता है, तो वह कानून है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। याद रखिए 88 में क्या क्या समाप्त किया गया, तो आपका आईपीसी में ये सेक्शन और ये पुराना कानून। आगे बढ़ा जाए। भ्रष्टाचार से निपटने हेतु भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, तो एक तो ये कानून काम करता है। दूसरा देखिए आपका लोकपाल, या इसको कहते हैं ओम्बडसमैन या लोकपाल। भारत में 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून पारित किया गया। लोकपाल संघ स्तर पर होता है और लोकायुक्त राज्य स्तर पर। लोकपाल संघ स्तर पर, लोकायुक्त राज्य स्तर पर। लोकपाल को ही आपका पश्चिमी देशों के आधार पर ओम्बडसमैन कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है, ओम्बडसमैन। ओम्बडसमैन है क्या, ये समझा जाए। 2013 ईस्वी में भारत की संसद ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। देखिए आगे आपका लोकपाल। अब सरकार की मंशा को ध्यान में रखा जाए, लोकपाल पर भी दो चार लाइन आपको जानना चाहिए। भ्रष्टाचार देखिए आपका अन्ना हजारे का आंदोलन इस विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अन्ना हजारे जो एक समाज सेवी थे, उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया कि जन लोकपाल कानून बनाया जाए और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए। तत्पश्चात सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी में कुछ सरकार के लोग थे और कुछ अन्ना हजारे के आंदोलन के। लेकिन कमेटी ने आपका अन्ना हजारे की बातों को स्वीकार ज़्यादा नहीं किया और अपने मन से ये कानून बना दिया। कानून में ये था कि
भाई अन्ना हजारे ये मांग कर रहे थे कि आप संघ और राज्य स्तर पर एक ही संस्था बनाइए और जो भ्रष्टाचार की जांच भी करे और निर्णय भी दे और भ्रष्टाचारियों को दंडित करे। ये मांग की जा रही थी। लेकिन जब सरकार ने ये कानून बनाया 2013 में, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त छोड़ दिया गया कि राज्य अपना निर्माण करें और संघ स्तर पर लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया और लोकपाल को केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया गया, निर्णय देने का नहीं। यानी कि लोकपाल करता क्या है, तो मामले का अन्वेषण करके न्यायालय में रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट पर न्यायालय सुनवाई करके फैसला सुनाता है और कोई लोकपाल की हैसियत नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया गया। अब जब कांग्रेस की सरकार चली गई 2014 में और भाजपा की सरकार आई, तो लोकपाल कानून तो बन गया था, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति में अड़चन आ गई, क्योंकि लोकपाल के नियुक्ति में अड़चन ये आ गई कि उस समय विपक्ष का लोकसभा में कोई नेता ही नहीं था और इसी का लाभ भाजपा सरकार ने उठाया और लोकपाल की नियुक्ति 4 साल तक नहीं की। फिर उच्चतम न्यायालय में मामला गया। उच्चतम न्यायालय जब सक्रिय हुआ, यानी कि डायरेक्शन दिया कि आप करिए नियुक्ति, तब जाकर 4 साल बाद लोकपाल की नियुक्ति की गई। लेकिन वह भी आपका शांत बैठा है लोकपाल, यानी कि जो संस्थाएं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाई गई हैं, उसके मुखिया ही क्या हैं, कार्यपालिका के अधीन हैं और शांत बैठे हैं। दूसरा देखिए लोकायुक्त। लोकायुक्त कई जगह ज़्यादा अधिकार हैं, कई जगह कम अधिकार हैं। अभी आप यूपी में ही देख सकते हैं कि जो जज आपका बाबरी कांड में सारे नेताओं को बाइज्जत बरी किया था, उसी जज को लोकायुक्त बना दिया गया, भ्रष्टाचार की जांच करिए। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे एक आपका कहावत भी कही जाती है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय हुआ। यानी कि आप किसी पद पर किसी को नियुक्त ही न करिए, बल्कि समाज में भी एक मैसेज जाए कि आपने नियुक्ति ईमानदारी से की है। तो ऐसी दशा में जो न्यायाधीश इन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि इनाम के तौर पर इनको लोकायुक्त बना दिया गया उत्तर प्रदेश का। अब क्या ये भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, कितना जांच करेंगे और कितना मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट देंगे, विधायकों के, सरकारी कर्मचारियों के, भगवान ही मालिक है इसका। तो अलग बात है भाई, हम ज़्यादा इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। अगला देखा जाए, इसके बाद सीबीआई की स्थापना होती है, जो भ्रष्टाचार के बारे में आपका मुख्य रूप से एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, साक्ष्य एकत्र करके कहाँ भेजती है, कोर्ट में। तो सीबीआई आपका या केंद्रीय सरकार के आदेश पर या तो जांच करे, राज्य का मामला है तो जब तक राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करेगी तब तक जांच नहीं, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। यानी कि ये भी संस्था आपका राजनीति का शिकार हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार का क्या है, केवल तोता, रट्टू तोता। इसके बाद सीबीसी
केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में है, ये भी निष्क्रिय ही रहता है। इसके बाद भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली धारा है सीआरपीसी की 197, यानी कि खूब भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती जब तक कि सरकार संज्ञान के लिए अनुमति न दे। यानी कि भारत में इतने संस्थाएं, ये कानून होने के बावजूद भी आप दुर्भाग्य कहिए कि भ्रष्टाचार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसका निवारण कैसे हो? अब लास्ट में हम निवारण पर आ जाएं भूमिका में। भ्रष्टाचार के निवारण के क्या उपाय हैं, यानी कि भ्रष्टाचार को कैसे आपका निवारित किया जाए, कैसे रोका जाए। पहला आपका जागरूकता, यानी कि लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता होनी आवश्यक है। दूसरा है ईमानदारी, लोग अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कठोर कार्यवाही। कठोर कार्यवाही का मतलब कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए उसके प्रति कठोर कार्यवाही की जाए। कठोर कार्यवाही का मतलब उसे ज़्यादा दंड दिया जाए, सर्विस से उसे टर्मिनेट किया जाए, भाई उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जैसे कि गांव में होता है कुजात छांट देना। तो समाज जब तक जागरूक नहीं होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों का क्या नहीं करेगा, सामाजिक बहिष्कार, तब तक ये भ्रष्टाचार जाने वाला नहीं है। वैसे ये भ्रष्टाचार आपका खून में भी मिल गया है और मरने के बाद ही समाप्त होता है। जिंदा रहते ये क्या करता है, काम करता रहता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं स्पीडी ट्रायल, यानी कि भ्रष्टाचार के मामलों में एक निर्धारित समय में विचारण क्या किया जाए, कम से कम समय में पूरा। कठोर दंड, कई देशों में तो जन जागरूकता लाई गई। हांगकांग से लेकर तमाम पश्चिमी देश हैं जहां लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया और भ्रष्टाचारियों को तो कई जगह गोली भी मार दी जाती हैं, कई जगह आजीवन कारावास तमाम दंड हैं। और हांगकांग से लेकर तमाम राज्यों में आपका सामाजिक बहिष्कार लोग शुरू कर दिए। ये भ्रष्टाचारी हैं तो इसका हम क्या करेंगे। लेकिन भारत ऐसा देश है जो जितना भ्रष्ट है उतना ही उसे फूल माला ज़्यादा पहनाई जाती है और जनता क्या करती है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसका माने समर्थन करती हैं। ये भी एक समस्या है। इसके बाद आपका है पारदर्शी व्यवस्था हो। पारदर्शी व्यवस्था हो यानी कि सब कुछ खुले ढंग से किया जाए। शिकायत की उचित व्यवस्था हो, यानी कि अगर कोई रिश्वत मांगता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसकी शिकायत की उचित व्यवस्था हो। जैसे डायल 112 है तो उसी प्रकार कोई डायल नंबर हो, सब जगह वितरित किया जाए और लोग तत्काल क्या करें, शिकायत। केवल शिकायत ही नहीं, तत्काल उस पर क्या हो, कम से कम समय में एक्शन भी हो। इसके बाद आपका माने तंत्र प्रणाली सही ढंग से काम करे, यानी कि शासन व्यवस्था भी सही ढंग से काम करे। स्पीडी ट्रायल किया जाए, उत्तरदायित्व सबका निर्धारित किया जाए, आपका राजनैतिक इच्छा शक्ति बनाई जाए और कह सकते हैं कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा की जाए, गवाहों की सुरक्षा की जाए और इसके लिए व्हिसिल लोअर एक्ट व्हिसिल लोअर एक्ट लाया जाए। ये इसलिए मांग की जा रही है ताकि जो शिकायत करता है या जो विटनेस हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जब तक कि
भ्रष्टाचार से लड़ने वालों को सुरक्षा मुहैया न कराई जाए या गवाह या शिकायतकर्ता को, तब तक आपका कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से भ्रष्टाचार से लड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार आपका सामान्य बातें आज बताई गई। अब आपका जो भ्रष्टाचार पर कानून है, मुख्य रूप से जो रिश्वत को दंडित करता है, वह कानून हमें पढ़ना है। आपका द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो भूमिका आपका भ्रष्टाचार पर आज समाप्त हो गई और आपका अगले लेक्चर में एक्ट शुरू कर दिया जाएगा। ये बता दिया जाए लास्ट में, जो ये एक्ट पढ़ाया जा रहा है ये एमपी एडीपीओ में भी काम करेगा, सीबीआई एपीओ में भी काम करेगा और बिहार एपीओ मेंस में, यानी कि तीनों जगह काम करेगा। कहाँ कहाँ? सीबीआई एपीओ में भी आपका एमपी एडीपीओ और बिहार एपीओ मेंस। धन्यवाद।